हेलो बच्चों। तो भाई आज जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपन वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और ये जो रिवीजन होने वाला है ये फास्टेस्ट पॉसिबल रिवीजन होगा। सारे फॉर्मूले सारे की कॉन्सेप्ट इसमें अपन फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो पे अटेंशन, नोट बनाना चाहो बना लेना, नहीं तो माइंड मैप में सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। माइंड मैप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान सवाल आते हैं, 70% क्वेश्चन इजी होते हैं। बोनस चैप्टर मान के चलो इसको, इसका सवाल जनरली गलत नहीं होता है। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आ रहा है, जेई हो या नीट हो, तो जनरली आसान आता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्कोरिंग। मान के चलो बोनस क्वेश्चन आ गया अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आ गया तो, ऑलमोस्ट 70% केसेस में। तो ठीक है, चलिए तो भाई लेट स्टार्ट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई साहब? इलेक्ट्रिक करंट को अगर अपन रेट ऑफ चेंज की तरह से देखें, रेट ऑफ फ्लो की तरह से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस होता है डी क्यू बाई डी टी और एवरेज होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो क्यू का फंक्शन हम तो डिफरेंशिएट कर देना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, हमको पता है, ठीक है। इस एसआई यूनिट इसका होता है एम्पियर, एसआई यूनिट इसका होता है एम्पियर, होता है करंट का एसआई यूनिट। सिंपल है ना। तो अगर क्यू का फंक्शन गिवन हो तो डिफरेंशिएट करके आप करंट निकाल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ एम्पियर होता है कूलम बाय सेकंड, कूलम बाय सेकंड, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें स्टडी करंट की, तो स्टडी करंट क्या होता है? जब भी आप वर्ड देख लें स्टडी करंट, तो स्टडी करंट क्या होता है कि अगर मान लो तार का शेप कुछ ऊल जलूल है, जैसे देखो एनिमेशन के साथ अपन देखते हैं, मान लो ऐसा तार है तो आप चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो स्टडी करंट में क्या होता है कि हर क्रॉस सेक्शन एरिया से देखो करंट सेम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्टडी करंट गिवन है या कुछ नहीं गिवन है तो स्टडी करंट ही मानना है, मतलब आई करंट ही फ्लो करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा भी हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा भी हो जाए, आई करंट ही फ्लो करेगा। समझ गए? समझ गए। ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन की तरह से जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अगर हम देखें अभी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो होती है करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं पूछी जाती, बस रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देख लो, ठीक है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आई जो है वो जे डॉट ए डिफाइन होता है। आई जो है करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया, डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया, और इसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह से लेते हैं। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं। तो करंट खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन करा जाता है। ज्यादा नहीं आता है, बस पता होना चाहिए करंट डेंसिटी वेक्टर जे से डिनोट कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो करंट स्केलर क्वांटिटी पता है हमको एक ही है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फटाफट से रिकैप कर लो, यूं 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 यूं, फिर उसको हल्का सा फूक मार दी, मान लो आपने इधर से लगातार आप फूक मार रहे हो, तो उसका पाथ कैसा होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो इलेक्ट्रॉन, तो इधर ड्रिफ्ट होएगा वो, तो देखो वो ड्रिफ्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा सरक रहा है। इसका मेन कॉन्सेप्ट तो जो है, समझने वाला पार्ट अपन नहीं समझ रहे हैं कि फुटबॉल कोई खेल रहा है साइड में सरकाता जा रहा है, वो अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया, लगातार इधर फोर्स लग रही है जो उसको उधर सरका रही है, ड्रिफ्ट कर रही है, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बाय एम इंटू टाउ। मैग्नीट्यूड याद रखो, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताऊ, अबे ताऊ नहीं है वो टाउ है। टाउ होता है कि दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम है, तो ई बाय एम इंटू टाउ, ये याद रखना है फॉर्मूला। दो क्वेश्चन लेस आते हैं, लेकिन इनमें कभी पूछ लेते हैं कि अगर टाउ बढ़ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, तो ये हमें याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाय एम इंटू टाउ, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई बाय एम इंटू टाउ, अभी के अभी याद रख लो, 2-3 बार लिख लो, ई बाय एम इंटू टाउ, ई बाय एम इंटू टाउ। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, अगर इलेक्ट्रॉन ई का है तो इतना ई इंटू ई, फोर्स हो गई, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, वेलोसिटी।
तो भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्यू चार्ज है तो क्यू ई फोर्स हो गई, टाइम से मास से डिवाइड करा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टू टाइम वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है इनटू टाइम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं वीडी से, ई उनके ऊपर चार्ज है, तो जो करंट होता है वो होता है NEAVD। वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा दो उतने कम है, उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। NEAVD, NEAVD, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या जो भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं, A क्रॉस सेक्शन एरिया, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये N जो है, ये N अगर मैं बात करूं, सो दिस इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल ये कैसे कितने हैं, ये तो NEAVD, NEAVD डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, जब भी आता है मतलब। ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज कैरियर है तो प्लस हो जाता है, उसमें दो चार्ज फ्लो कर रहे हैं मान लो, तो दोनों का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। NEAVD याद रहना चाहिए, NEAVD 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 NEAVD। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नाउ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में ओम्स लॉ देखते हैं, फिर V इक्वल टू आई आर, जो बचपन से याद है हमको, बाद में देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में होता है E इक्वल टू रो जे। सर ये रो क्या है भाई साहब, रो जो होती है वो रेजिस्टिविटी होती है, मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो मटेरियल की। इसका फॉर्मूला ये याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन E इक्वल टू रो जे। सर E इक्वल टू रो जे ये कैसे आया, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी वेक्टर, E इक्वल टू रो जे, E इक्वल टू रो जे, रोजे 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 रोजे, E इक्वल टू रो जे। अभी के अभी यहीं के यहीं फॉर्मूला याद कर लेना है, E इक्वल टू रो जे, रो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne स्क्वायर बाय टाउ, ये डिराइव होके आता है ये। ठीक है, E इक्वल टू रो जे, रिमेंबर दिस, ये आ जाता है कई बार। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी देखें तो यार वो 1 बाय रेजिस्टिविटी होती है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। क्यों रो रहा है बेटा, 1 बाय रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, तो E इक्वल टू रो जे, तो J इक्वल टू सिग्मा E। सर कौन सा याद रखें आप, तो E इक्वल टू रो जे, रोजे रोजे रोजे, ये याद रख लो। 1 बाय रो इधर भेजोगे तो वो सिग्मा हो जाएगा, एक याद रख लो, ये वाला याद रख लो, दोनों याद नहीं भी रहे तो। ठीक है, पर कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी याद होना चाहिए। सर याद हो गया, यहीं के यहीं, अभी के अभी याद हो गया, टेंशन नहीं है सर कुछ भी, है ना। कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी, फास्ट रिवीजन करना है अपने को। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, इस पे भी सवाल आते हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवा रहा हूं, जितना समय जिसमें देना है। तो अगर कोई तार है भाई साहब, तार है तो आर है, आर है तो तार है। सर आर कितना है अगर तार है तो भैया याद रखना, तार है तो आर है, आर है तो तार है। ठीक है, तो ए एरिया का तार है, आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा, ठीक है ना, उसका कुछ एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसमें से करंट फ्लो करके जाता है। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी है, आई करंट फ्लो कर रहा है और लेंथ एल है। तो फॉर्मूला जो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इंटू लेंथ इंटू एरिया डिवाइड बाई एरिया, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। एल लेंथ ऑफ वायर होता है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो परपेंडिकुलर टू है, ठीक है ना, रो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, और आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। तो कॉपर का रो फिक्स है, अब आप उससे कैसा तार बनाते हो उस पर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होने वाला है। मोटा तार बनाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, लंबा तार बनाया तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रो एल बाई ए, इस पे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। रो एल बाई ए, लेंथ लंबी, आर बड़ा, ए बड़ा, एरिया बड़ा, मोटा तार हो गया, रेजिस्टेंस कम। इसलिए देखो हेवी अप्लायंसेस के तार मोटे होते हैं ताकि उनका रेजिस्टेंस कम रहे। रो एल बाई ए याद रखना है, रो एल बाई ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रो एल बाई ए। मजा आ गया सर, समझ में आ गया, रो एल बाई ए। ठीक है,
अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस होती है इसका भी फॉर्मूला देख लो भाई साहब। टेम्परेचर बढ़ता है तो जनरली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ते हैं। तो रो रेजिस्टिविटी है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये थर्मल एक्सपेंशन में जैसे फॉर्मूला देखा था ना, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यहां पर बिल्कुल वैसा फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, T2 माइनस T1। यहां अल्फा आता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, यहां अल्फा आता है, रेजिस्टेंस में भी सेम फॉर्मूला होता है, इसलिए दोनों साथ में लिख लिए ताकि आपको दो फॉर्मूले रिवाइज नहीं करने पड़े। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्मूले पे पहले बहुत सवाल आते थे जेईई मेन और जेड एडवांस में, ठीक है ना। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी जनरली, एक्सेप्शंस होते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस बताने का जो काम है इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सीक्वेंस याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, रेजिस्टर है, यहां पर 4 बैंड गिवन होते हैं, इसमें याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो जो ट्रिक बता रहा हूं वो अप्लाई करना, आपको लगेगा सर मजा आ गया, मैं भूल भी गया अगर सीक्वेंस तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो इसमें क्या होता है, 4 पट्टियां होती है, 1 2 3 4, ये जैसे एग्जांपल है, ये जरूरी सारी ऐसी हो, 4 कलर्स होते हैं, इसमें 4 कलर्स होते हैं। अब ये इनमें से कोई सा भी कलर हो सकता है, पहले 3 ब्लैक से लेके व्हाइट तक ये कुछ भी कलर हो सकता है, लास्ट वाला जो होता है वो सिर्फ गोल्ड सिल्वर या नो कलर, अगर कोई कलर गिवन नहीं हो तो नो कलर। तो क्या होता है, सबसे पहले लास्ट इस गोल्ड की बात करो, सर गोल्ड मतलब सोना, सोना मतलब सबसे प्योर, सबसे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी, गोल्ड क्वालिटी, सिल्वर क्वालिटी और नो क्वालिटी। तो आप सोच के देखो, जो गोल्ड क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी है, सिल्वर ठीक है सर थोड़ी मीडियम क्वालिटी, और नो क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया क्वालिटी, बिल्कुल। तो टॉलरेंस देखो, अगर गोल्ड है तो सबसे कम टॉलरेंस है, मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी। सिल्वर है तो 10% टॉलरेंस है, और नो कलर है तो 20% टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब कितना वेरिएशन आ सकता है, कितना वेरिएशन आ सकता है, ये परसेंटेज में होती है। मान लो 100 ओम का रेजिस्टेंस है और मैं बोल रहा हूं लास्ट में गोल्ड है, तो वो रेजिस्टेंस बोलता है भाई मैं 5% ही वेरी करूंगा, तो टेंशन मत ले, मतलब मैं 5 ओम प्लस माइनस ही होऊंगा। सिल्वर है तो यार लो थोड़ी मीडियम क्वालिटी की बात हो गई, तो 10%, मैं यार 10 ओम आगे पीछे हो सकता हूं। और नो कलर भाई साहब मैं तो 20 ओम आगे पीछे हो सकता हूं, तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि भैया तू कितना है, तू 20 इधर हो सकता है, 20 इधर हो सकता है, मैं तेरे को कितना लूं। तो जितना ज्यादा टॉलरेंस होता है ना उतना ज्यादा बेकार क्वालिटी मान लो आप। तो गोल्ड आ जाए तो सबसे बढ़िया क्वालिटी, मतलब कम टॉलरेंस, कम टॉलरेंस, ये परसेंटेज में है, ठीक है। अब शुरू के 3 कलर से, कलर कोडिंग से क्या होता है, वैल्यू बता सकते हो। देखो नंबर और 10 की खोपड़ी पे मल्टीप्लायर, तो पहले नंबर याद रखना है, नंबर याद हो गया तो मल्टीप्लायर याद हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर है, देखो बस 10 की पावर है, 10 की पावर है, 10 की पावर है, 10 की पावर है, 10 की पावर है। अब ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखने का जो तरीका है, इस पे मैं फिर बोल रहा हूं, लगभग हर साल एक सवाल जेईई मेन की अगर बात करें इसमें बहुत शिफ्ट होती है तो मिल जाता है इस पे, तो इसको याद रखना है, इसलिए हम इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर में। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, क्या बात है सर, बीबी रॉय के बदले मेरा नाम आ जाता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब शुरू के वो देखो बीबी रॉय, तो भैया बीबी रॉय, ये रॉय नहीं, ये बीबी रॉय नहीं, ये नाम है किसी का, बीबी रॉय, रॉय, बीबी रॉय ऑफ हटाओ, ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। तो इससे याद रखना, 0 से गिनती चालू होती है 9 तक जाती है, 10 कलर्स की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात हो रही है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट और गुड में कंफ्यूजन है और बीबी में कंफ्यूजन है,
तो भैया ये याद रखना, ब्लैक से चीज स्टार्ट हो रही है, ब्लैक से स्टार्ट होके व्हाइट पे खत्म हो रही है। देखो ब्लैक से स्टार्ट होके व्हाइट पे खत्म हो रही है, ब्लैक से स्टार्ट होके व्हाइट पे खत्म हो रही है। तो बीबी में सबसे पहले ब्लैक, बीबी में सबसे पहले ब्लैक, फिर दूसरे बी में ब्राउन। दो ही तो कलर होते हैं बी से, ब्लैक और ब्राउन। तो पहले स्टार्टिंग कौन से हो रही है? ब्लैक से। ब्लैक मतलब जीरो, ब्लैकआउट हो गया सर मेरा दिमाग, मतलब जीरो दिमाग हो गया। तो जीरो मतलब ब्लैक, जीरो से गिनती चालू होगी। और 9 मतलब वाइट, वाइफ मतलब 9 वाइट, ठीक है ना। तो भैया जीरो से ये वाइफ में वाइट है मतलब ये, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब ग्रीन में भी लफड़ा होता है, ग्रीन को याद रखने की ट्रिक बताता हूं यार। ग्रीन पहले ग्रीन और फिर ग्रे, पहले ग्रीन और फिर ग्रे। तो ग्रेट, ग्रेट देखो, तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन, इसकी ट्रिक बताता हूं, बच्चे भूल जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट में देखो GRE आ रहा है, GRE आ रहा है ग्रेट में, ग्रेट में GRE आ रहा है। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो स्पेलिंग लिख लिया करो दोनों की, ग्रीन और ग्रे। तो यार ग्रीन में GRE आ रहा है, तो पहला वाला जी ग्रीन के लिए है, पहला वाला जी ग्रीन के लिए है, ठीक है। पहला वाला ग्रीन मतलब GRE है ग्रेट में, तो GRE से ग्रीन होता है, तो ये। अच्छा बी में एक चीज रह गई, 3 बी है, 3 बी है। लास्ट वाला ब्लू, लास्ट वाला ब्लू है, तो ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज अ वेरी गुड वाइफ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं ऐसे याद रखता हूं, एक चीज मैं बताना भूल गया, 3 बी है एक्चुअली में, 3 बी है यार। मैं बालों से याद रखता था, पहले यार ब्लैक हेयर होते हैं, फिर यार वो धीरे धीरे करके ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, है ना। तो पहले ब्लैक फिर ब्राउन, पहले बालों की बात करें तो ब्लैक फिर ब्राउन, बचा कौन? ब्लू। ऐसी तैसी करो, बाद में आएगा वो तो, ठीक है, याद रखने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 4 नंबर ऐसे पक्के हो जाते हैं। अब देखो याद हो गया कलर का मतलब, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यो 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 हनी सिंह हो गया मामला, ठीक है। अब देखो इसको डिकोड कैसे करते हैं, फटाफट से रिवाइज करो। देखो तो 2 डिजिट की प्लेसेस इंटू 10 की पावर फिल इन द ब्लैंक्स प्लस माइनस टॉलरेंस की परसेंटेज, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, यहां पर सबसे पहले जो कलर है उसका नंबर जाता है, फिर जो कलर है वायलेट है यहाँ पर, है ना, वायलेट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर जाएगा। तीसरा जो कलर है वो 10 की खोपड़ी पे जाएगा, चौथा जो कलर है वो यहाँ पर परसेंटेज में जाएगा। तो 2 डिजिट इंटू 10 की पावर डिजिट प्लस माइनस टॉलरेंस। तो येलो मतलब बीबी रॉय, वाई तो एक ही है, तो भैया 0 1 2 3 4, तो यहां पर आएगा 4, ठीक है ना। वायलेट बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर आ जाएगा 7। वायलेट का मतलब वी के मतलब 7 आ गया, वायलेट मतलब 7 इंटू 10 की पावर। ब्राउन मतलब बीबी, बीबी दूसरा वाला बी इंटू 10 की पावर 1, ब्राउन मतलब 1, ठीक है, 10 की पावर 1। गोल्ड है तो 5%, 5%, तो 470 प्लस माइनस 5%, 5% 470 का निकाल लेना, 5% 470 का निकाल लेना। इसमें हमने इसलिए टाइम स्पेंड कराया था बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। याद हो गया, समझ में आ गया, मचा दिया हमने। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, आई विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड वाइफ, बोल देना खुद को, याद रहेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, हमारे वाले फॉर्मेट में बचपन का प्यार, V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है। सिंपल, अगर R रेजिस्टेंस है तो भाई साहब V वर्सेस I का ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन आ जाता है V इक्वल टू आई आर में। तो जो V वर्सेस I में स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, सिंपल इनफ, ये हमको याद है। V इक्वल टू आई आर, सर इसको तो बचपन तक नहीं भूल सकते, मतलब याददाश्त चल जाए तब भी नहीं भूल सकते, बचपन से रट रहे हैं इसको तो। V इक्वल टू आई आर, ठीक है, ग्राफ याद रखना, स्ट्रेट लाइन आता है। ओम्स लॉ कई बार फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे टेढ़ा चल जाता है तो उसमें ओम्स लॉ काम नहीं करता, ठीक है ना। कुछ में करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाए, तो जैसे GAAS है, नीट में इस पे क्वेश्चन आ गया था कि बताओ ये किसका ग्राफ है, ऐसा ऊल जलूल ग्राफ करंट वर्सेस वोल्टेज का, एनसीईआरटी में भी गिवन है GAAS, ठीक है ना, GAAS का ऐसा ग्राफ है, कुछ का ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग ओम्स लॉ फॉलो करें, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
तो देखो अब जरा अपन चलना सीख लेते हैं। सर्किट में मैंने बैटरी भी ले ली, तो भैया अभी तक रेजिस्टेंस ही था, अब जिंदगी में बैटरी भी आ चुकी है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, अच्छे बुरे। लपड़ पड़ेगी किसी ने ये बोला तो, अरे पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। सर्किट में चलना सीखना, रिवाइज कर लो। किसी भी सर्किट में कैसे चलते हैं, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो भाई साहब जब तक ब्रांचिंग नहीं होती करंट उतना का उतना ही होता है। ना रेजिस्टेंस करंट खाता है, ना बैटरी करंट खाती है, ना देती है, करंट उतना का उतना ही रहता है। रेजिस्टेंस करंट नहीं खाता है ना, तार है तो आर है, वो सही है, पर रेजिस्टेंस करंट नहीं खाता है। तो 2 एम्पियर इधर से निकलेगा, 2 एम्पियर ही इधर से निकलेगा, 2 एम्पियर ही इधर से निकलेगा, और 2 एम्पियर ही इधर से निकलेगा, और 2 एम्पियर ही इधर से निकलेगा, जब तक ब्रांचिंग नहीं हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलना कैसे सीखें, तो छोटे बच्चे हैं क्या? यस, छोटे बच्चे हैं अभी, अब रिवीजन में छोटे बच्चे हैं। चलते कैसे हैं फटाफट से रिवाइज कर लो। बैटरी में तो प्लस माइनस लगा ही दो, प्लस मतलब हाइयर वोल्टेज, माइनस मतलब लोअर वोल्टेज। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, जिधर से करंट घुसता है उधर प्लस लिख लो। रेजिस्टेंस में जिधर करंट घुसता है, जिधर से करंट घुसता है उधर प्लस लिख लो, जिधर से करंट निकल रहा है उधर से माइनस लिख लो। जिधर से करंट घुस रहा है प्लस माइनस, ठीक है। अब चलना स्टार्ट करो। V पे पोटेंशियल से B तक जाना है, तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल में चलना स्टार्ट करते हैं। IR पोटेंशियल ड्रॉप होती है रेजिस्टेंस में, IR V इक्वल टू IR। तो देखो A से स्टार्ट करा, तो भाई साहब क्या हो गया, अरे भाई साहब, तो VA यहां से चले 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 चले, जिधर से छोड़ो एलिमेंट को वो साइन लगाओ, जिधर से छोड़ो, जब एलिमेंट को छोड़ रहे हो साइन देखो क्या है, माइनस, माइनस IR, IR कितना 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 IR। रेजिस्टेंस में IR का ड्रॉप आ गया, माइनस से छोड़ रहे, चले 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 चले, माइनस से छोड़ा, माइनस, अरे भाई साहब ये हो गया माइनस कितना, 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10 वोल्ट। बैटरी में तो प्लस माइनस से देख लेना चाहिए सीधे। फिर आगे चले, माइनस से छोड़ा एलिमेंट को, तो भैया माइनस 2 इंटू 5, वेरी गुड। चले चले चले, प्लस से छोड़ा, जब एलिमेंट को छोड़ रहे हो तब साइन देखो, प्लस 15, कहां पर पहुंच गए, VB पर पहुंच गए, VB पर पहुंच गए। तो कैलकुलेट कर लो, VA कितनी थी 25, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 25 गिवन है, तो 25 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 15, जोड़ लो कितना हो गया, ठीक है ना, जितना भी हो गया। तो ये -3 प्लस 15, ये आ गया 12, तो यहाँ पर 12 आ गया, कैलकुलेशन देख लेना, 12 वोल्ट आ गई VB पे पोटेंशियल। तो इस तरह से एलिमेंट में चलते हैं, रिवीजन हो गया, समझ गए, आगे काम आने वाला है ये, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब किरचॉफ्स लॉ, सिंपल लॉज हैं, एप्लीकेशन करने में इनकी प्रैक्टिस लगती है, पहले लॉ समझ लेते हैं, ठीक है। तो जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ बहुत सिंपल है, नीट में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आया था, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, मान लो एक जंक्शन है जहां से बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं, देखो जंक्शन बना दिया हमने, जंक्शन मतलब जहां 2 से ज्यादा दो से ज्यादा वायर जुड़ रहे हो, आ रहे हो जहां पर, है ना, ठीक है। तो ये जंक्शन हो गया। अब इसमें करंट एक में आ रहा है, एक में दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे से जा रहा है, चौथे में आ रहा है, पांचवे से जा रहा है, भाई किसी में आ रहा है किसी में जा रहा है। ये चौराहे की तरह से हो गया, या 5 राय की तरह से हो गया, ये गाड़ी किसी से रास्तों से आ रही है, किसी से जा रही है। तो जंक्शन लॉ बहुत सिंपल सा है कि भैया चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आत्मा अमर है वैसे चार्ज अमर है, जितनो आओगो उतनो जाओगो, जितनो आओगो उतनो जाओगो। चौराहे पे होता है ना, मान लो चौराहे पे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती और चौराहे के अंदर से गाड़ी निकल नहीं सकती, तो जितनी गाड़ी आएंगी उतनी जाएंगी, वाह सिंपल। तो जंक्शन लॉ क्या बोलता है, जंक्शन पे जितना आएगा उतना जाएगा। तो करंट एंटरिंग, करंट जो आ रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I4 I3 प्लस I5 के बराबर होगा, आने वाला इक्वल टू जाने वाला। ये एक तरीका होता है लिखने का।
दूसरा तरीका लिखने का क्या होता है, इसी बात को जंक्शन पे सारे आने वालों को सबको आने वाला मान लो, जो एक्चुअल में आ रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो जा रहे हैं उनको नेगेटिव ले लो। तो जो आ रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो जा रहे हैं उनको माइनस ले लो, जीरो के बराबर कर दो। दिस इज वन ऑफ दी थिंग। तो भैया आने वाले माइनस जाने वाले, इसको लिखने का दूसरा तरीका है वो कि सबको आने वाला मान लो, जो आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो जा रहा है उसको नेगेटिव ले लो। ये इसलिए काम आता है क्योंकि जब रेजिस्टेंस गिवन होते हैं ना तब हमको पता नहीं होता है, इसलिए हम ये फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, चलो आएगा जब कर लेंगे। तो केसीएल जंक्शन लॉ किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, जितनो आओगो उतरो जाओगो, हाड़ोती की भाषा में राजस्थान में ऐसे बोलते हैं, जितनो आओगो उतरो जाओगो। ठीक है, वोल्टेज लॉ क्या बोलता है भाई साहब, इसको भी समझ लेते हैं जरा। कि एक सर्किट वा है, सर्किट वा में अगर अपन घूम के वापस आ जाएंगे, यहां से घूम के यहां तक वापस आ जाएंगे तो हमें ए पे सेम वोल्ट मिलेगी। घूमते फिरते, घूमना फिरना सिखाया था देखो अभी आपको, घूमते फिरते वापस आ जाएंगे तो हमको जितने भी वोल्टेजेस चेंज होंगे नेट जीरो होगा, मतलब जितनी वोल्ट से चालू करा था उतने पे आ जाएंगे। ये केवीएल बोलता है। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो भाई साहब मैं जहां से जाके वापस वहीं पहुंच गया तो मुझे वीए पोटेंशियली मिलेगी, कहीं बड़ी कहीं घटी, कहीं बड़ी। ये बिल्कुल वैसा है, आदमी जब दुनिया में आया था तो जीरो लेके आया था, जाएगा तो जीरो लेके ही जाएगा, बीच में कुछ भी कर ले वो, क्या बात है, मचा दिया। ठीक है ना, वो एक आया था ना, नंगा ही तो आया था नंगा ही जाएगा, वो कौन सा, भूखा ही आया था भूखा ही जाएगा, जो भी गाना था यार वो बिल्कुल वही है कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई आप वीए से चल के प्लस आई आर माइनस आई आर जो भी करना है आपको, माइनस E1 जो भी करना है, आप वापस वीए पर ही आओगे। दिस इज केवीएल। वन थिंग टू रिमेंबर, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये। तो एक पहले वाला चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है केसीएल, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए जनरली सर्किट्स को अपन दो एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, एक मैश एनालिसिस, एक नोडल एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मान लो हमें दो बैटरीज गिवन है, 3 रेजिस्टेंस गिवन है, हमें करंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, करंट को मान लेते हैं सबसे पहले, इसमें करंट को मान लेते हैं। मुझे नहीं पता किधर करंट जा रहा है, मैं तो अज्यूम कर लूंगा I1 करंट मान लिया, इसमें से I2 करंट मान लिया। अब इसमें से मैं I3 नहीं मानूंगा, मैं क्यों, वेरिएबल पढ़ाऊं अपनी जिंदगी में, मैं केसीएल लगाऊंगा, जितना आओगो उतरो जाओगो। अरे जितनो आओगो उतरो जाओगो, जितनो आओगो उतरो जाओगो। मैं I3 वेरिएबल क्यों मानूं, जिंदगी में 2 वेरिएबल हो गए अब। ठीक है ना, I1 और I2। अब क्या करें, करंट मान लिए सबसे पहले, ये एक तरीका सॉल्व करने का। फिर उसके बाद में आप लूप में घूम के आ जाओ, लूप देख लो कितने बन रहे हैं, क्लोज सर्किट देख लो कितने बन रहे हैं। जैसे एक ये यहां से यहां पर घूम के ए पॉइंट से घूम के आ जाओ, दो I1 और I2 2 वेरिएबल हो गए, जिंदगी में 2 वेरिएबल है। घूम के वापस आ जाओ, E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू VA। एक इसमें घूम लो और एक यहां से यहां घूम लो, इसको B मानते हुए यहां से यहां घूम लो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेना, सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तरीका समझ में आया? तो पहले करंट मान लो, ज्यादा वेरिएबल मत लेना जिंदगी में, जितनो आओगो उतरो जाओगो, अपनो टाइम आओगो, जितनो आओगो, चलो नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं, जितना आएगा उतना जाएगा, ये अज्यूम कर लो पहले। ठीक है, फिर 2 इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो। पहला मेथड हो गया। जनरली बच्चे ये सॉल्व, इसको मैश एनालिसिस बोलते हैं, इसको यूज करते हैं। नाम में क्या रखा है, नाम की टेंशन मत लेना। दूसरा नोडल एनालिसिस, सेम सर्किट मान लो सॉल्व करना है अपने को। अब करंट के बदले अपन इसमें वोल्टेज नाप मान लेते हैं, वोल्टेज मान लेते हैं। उसमें करंट अज्यूम करे थे, इसमें अपन वोल्टेजेस पोटेंशियल्स अज्यूम कर लेंगे। जैसे यहां पर 0 अज्यूम कर लिया, एक जगह अज्यूम कर सकते हैं 0, ये कनेक्टेड है, कोई एलिमेंट नहीं, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। अब यहां 0 तो यहां भाई साहब बैटरी है माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस 40।
क्योंकि यहाँ तो बैटरी है सिर्फ, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पर +80। अब यहाँ मुझे नहीं पता कितना वोल्ट होगा, यहाँ नहीं पता कितना वोल्ट होगा, यहाँ वोल्ट पता पड़ जाए तो करंट आ ही जाए। तो यहाँ x मान लो, यहाँ x मान लो, x एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। तो भैया पहले पोटेंशियल मान लो, जहां रेजिस्टेंस आ जाए वो वेरिएबल मान लो। अब क्या करें इसके बाद, अब KCL लगा दो। KCL कैसे लगाएं सर, ध्यान से सुनना। सारे जाने वाले बालमवा, वो जाने वाले बालमवा, लौट के आ, वो गाना गा लो। यहाँ पर सारे करंट जाते हुए मान लो, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, सारे जाने वाले मान लो। जंक्शन लो क्या कहता है, सारे जाने वालों का सम 0 होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अपने आप कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आ जाएंगे। x के टर्म में लिखो, सब जा रहे हैं, मतलब x ज्यादा पोटेंशियल है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 40 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। I2 की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 ओम। इधर कितनी हो गई, प्लस x माइनस 80 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। गेट x आते ही सारे करंट पता पड़ जाएंगे, इनमें वैल्यू डाल दो, कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे। समझ गए। तो दो अप्रोचेस में मेन जो चीज आ गई, एक में हमने क्या माना था, करंट्स माने थे और घूम गए थे लूप में। एक में हमने वोल्टेज मान ली और KCL लगा दिया। तो जिसमें वोल्टेज मानी उसमें KCL, काम तो दोनों आ रहे हैं। जिसमें वोल्टेज मानी उसमें फिर KCL लगा दिया, जिसमें करंट माने थे उसमें फिर KVL लगा दिया। तो जैसे भी कंफर्टेबल हुआ वो मेथड यूज कर लेना, ठीक है। awesome, ठीक है। और पूरा पढ़ना हो तो ईसरा लैब डाउनलोड कर लेना, फुल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के साथ में पूरा चैप्टर पढ़ा है अपन ने वहां पर, ठीक है। चलो अब बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे सर, ये तो कभी नहीं भूल सकते। सीरीज कॉम्बिनेशन और रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कहते हैं, जब वो सीरीज में लगे हो। हा अरे नालायको, सीरीज में तब कहते हैं जब करंट सेम हो। सीरीज में तब कहलाते हैं रजिस्टर जो सबके थ्रू करंट सेम हो, इसके थ्रू आई हो। आई समझ में आई, जब आई तब समझ आई कि ये सीरीज में है। इनका रिजल्टेंट कितना होता है, या कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, कि अगर हमें इन तीनों को हटा के एक से रिप्लेस करना हो तो R इक्विवेलेंट में सम हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ गए हम, ठीक है। करंट सेम हो तो तीनों जुड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया। सर पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वो ये चारों दोनों जितने भी हों, यहाँ 0 वोल्ट मान लो, तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ V वोल्ट हो गया। इसके आजू बाजू देखो V0, इधर कान, दोनों कानों के अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल हो तो ये पैरेलल में कहलाते हैं। तो R1 R2 R3 पैरेलल में कहलाएंगे। इसके अक्रॉस तीनों में अलग अलग करंट भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो भैया इनका इक्विवेलेंट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ये सिंपल है सर, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों से कम आता है, ये ध्यान रखना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों से कम आता है। दिस इक्विवेलेंट इज लेस देन ऑल थ्री, सबसे छोटे से भी छोटा आता है ये, समझ गए सर, ठीक है। बहुत बढ़िया। I1 R1, I2 R2, I3 R3 बराबर होते हैं, पता है सर, ये तो बचपन से सॉल्व करता है ना सर, 10वीं में भी सॉल्व कर लिया था तो हमने खूब सारा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर अपन देख लें वीड स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज, गेहूं भी है पत्थर भी है, गेहूं में जैसे कंकड़ होते हैं ना, वीड स्टोन ब्रिज। सर क्या मजाक कर रहे हो, मजाक ही है, ठीक है। गेहूं पत्थर लिखे मत आ जाना, सर ने बोला गेहूं पत्थर ब्रिज। इसकी पहचान होती है, इसमें 4 रेजिस्टेंस और एक एलिमेंट और होता है, वो 5वां एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो GR कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि हर जंक्शन पे, वीड स्टोन ब्रिज की पहचान क्या होती है, हर जंक्शन पे 3 तार निकले होते हैं। देखो 1 2 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये गाना नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब जगह 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसकी पहचान क्या होती है? 1 2 3 समझ जाना। तो कहीं पर भी हर जंक्शन से 3 3 3 3 निकल रहे हैं तो गेहूं पत्थर ब्रिज है, मतलब वो। ठीक है, ये काम का तब होता है, हमारे काम का तब होता है जब ये बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो बैलेंस हो जाता है जब ये, तो बैलेंस कब कहलाता है? जब इस बीच में से, तो 1 2 3 के उसमें से तो बैटरी एक में लगी होती है और एक में एलिमेंट होता है। जब इसमें से करंट नहीं आता ना, तब हम जिंदगी में बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड है। ये बैलेंस कब होता है? जब आजू बाई बाजू इस काजू बाई जाजू, आजू बाई बाजू इस काजू बाई जाजू, अगर इधर बाई इधर का रेशो इस रेशो के बराबर होता है तो ये बैलेंस कहलाता है। तब आप इसको जिंदगी में से हटा दो, निकाल फेंको। जितना करंट यहां से जाएगा उतना यहां से जाएगा, जितना यहां से जाएगा उतना यहां से जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। हमको समझ में आएगा? आ गया सर। तो जब ये रेशियो हो मैच, R1/R2 इज R3/R4 हो, तब जाकर ये बैलेंस कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेन और एडवांस की बात करें, नीट में जनरली नहीं आते हैं, लेकिन मेन एडवांस में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाता है। उसको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने पूरे लेक्चर, मेन लेक्चर्स में बताई है। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको रिवीजन में कवर नहीं करना है हम, वो आप मेन लेक्चर में से देख लेना। ठीक है ना, पूरे लेंथ के लेक्चर में से देख लेना। उसकी अलग ट्रिक होती है, वो बड़ा टॉपिक होता है, आधा घंटा लगता है उसको समझने में मैक्सिमम, और मिनिमम 15 मिनट। ठीक है, तो भाई हम अभी बैलेंस को रिवाइज कर रहे हैं। जब R1/R2 R3/R4 इसको हटाओ और मजे करो जिंदगी में। ठीक है, ये मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में काम आएगा ये, इसलिए बैलेंस पढ़ रहे हैं अभी। चलिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस R भी हो सकता है G के बदले, इसमें से भी नहीं जाएगा। अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाएगा तो इस R में से भी करंट नहीं जाएगा, इस R को हटा सकते हो आप, है ना। तो इसमें है कैन रिमूव R, ये बीच का जो रेजिस्टेंस है इसको उड़ा दो, तो सर्किट सिंपल इतना बन जाएगा। फिर ये और ये, काम खत्म। और इधर से लग गई बैटरी, वाह। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये और ये मिला के पैरेलल में, बीच का रेजिस्टेंस हटा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, मजा आ गया सर ये तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर अपन बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये बैटरी वाह होती है, यहां से चार्ज फ्लो होते हैं, इधर से उधर जाता है। जिंदगी में आइडियल कंडीशन नहीं होती है साहब, मैं तो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा, पर जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन आते हैं, हमारा टाइम खा के जाते हैं। उसी तरह से आइडियल बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आइडियल जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन नहीं होते ना, वैसे आइडियल बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं होता है खुद का। पर रियल जिंदगी में जैसे रेजिस्टेंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वैसे रियल बैटरी में अंदर खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी R। तो कभी भी बैटरी के बगल में आपको ऐसा दिख जाए, मान लो आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख जाए, साहब बैटरी बन रही है, वहां गिवन है 21 वोल्ट 3 ओम, ऐसा गिवन है, तो समझ जाना ये रियल बैटरी है जिसकी ईएमएफ 21 वोल्ट है, 21 वोल्ट है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो उसमें यहां पर फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना 3 ओम का। इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो क्वेश्चन में कैसे लिखा आता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाएगा, बैटरी गिवन है मान लो, और उसमें कॉमा करके लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, मतलब उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट में रेजिस्टेंस बना देना। ठीक है, समझ गए सर। तो ये रियल बैटरी है, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज समझ लो, कभी टर्मिनल वोल्टेज वर्ड यूज आ जाए तो ए और बी, बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलती है, देखो बैटरी देना चाहती है, इंटरनल रेजिस्टेंस करप्शन की तरह से होता है। बैटरी देना चाहती है ई, मान लो बैटरी है 100 वोल्ट की है, मान लो ये 100 वोल्ट की है सपोज करो, और ये 10 ओम का है ये मान लो, और 1 ओम का करंट फ्लो हो रहा है,
मान लो 1 ओम क्या 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो ये 100 में से 10 इंटू 1 10 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा। तो ये 100 देना चाहती है, पर करप्शन ने बीच में पैसा खा लिया, डिस्ट्रैक्शन ने टाइम खा लिया, रेजिस्टेंस ने वोल्टेज खा लिया, तो सामने वाले को कितना मिलेगा 100 माइनस 10 इंटू 1, इसको तो बेचारे को 90 वोल्ट ही मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करा सर आपने, ये 100 देना चाहती थी बैटरी, माइनस आई आर 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 90 वोल्ट। तो सरकार ने भेजे 100 रुपए थे, बीच में खा लिए 10 रुपए, मिलने वालों को मिले 90 रुपीज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। कई बार इसका ग्राफ भी बनवा लेते हैं, VT वर्सेस R का तो स्ट्रेट लाइन बना देना, या VT वर्सेस I का तो स्ट्रेट लाइन बना देना नेगेटिव स्लोप के साथ। ठीक है, चलिए अब अगर अपन रिवाइज करें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में देखा, अब हम देखने वाले हैं बैटरीज को, अरे मतलब सीरीज में और पैरेलल में। इसका फॉर्मूला याद रखना है। मान लो जैसे एक बैटरी है, R1 रेजिस्टेंस, E1 इसका EMF कहते हैं जितना वो देना चाहती है, इसके साथ जुड़ी हुई है R2 E2, ये सीरीज में कब कहलाती है, इसके साथ तीसरी भी जुड़ी है R3 E3 की। अगेन सीरीज की डेफिनेशन एक होती है, क्या होती है सर, जब करंट सेम होता है, जब करंट सेम होता है तो भैया उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, जब करंट सेम होता है। देखो सब में से सेम करंट जा रहा है, यस यस यस, मतलब तुम सीरीज में हो। तो इन तीनों को हटा के एक बैटरी चाहिए कॉम्बिनेशन में, तो वो बैटरी लगा दी मान लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है इक्विवेलेंट, और जिसकी EMF E इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज रेजिस्टेंस के जैसा होता है, क्या होता है सर, R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर फोकस करो पहले, तो R इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, इसमें दिमाग मत लगाओ। तो जैसा रेजिस्टेंस वैसा फॉर्मूला, जैसे बैटरी नहीं होती ना, तो जैसा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगाते वैसा आ जाता। चलो अब E इक्विवेलेंट कितना, टर्मिनल देखना इसमें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका इधर माइनस प्लस, तो इधर से इधर A टू B चलते हैं पहले, A टू B चलो, प्लस से छोड़ा प्लस E1, प्लस से छोड़ा प्लस E2, प्लस से छोड़ा प्लस E3, वापस रिपीट करता हूं, प्लस से छोड़ा प्लस E1, प्लस से छोड़ा प्लस E2, प्लस से छोड़ा प्लस E3 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। इसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जिंदगी में टर्मिनल अगर चेंज हो गए तो फर्क पड़ जाएगा। मान लो ये ऐसा होता, मान लो ये ऐसा होता, सपोज करो ये ऐसा होता, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता, ये नेगेटिव होता, तो E2 को आप किधर से छोड़ रहे थे, नेगेटिव से, तो यहां पर प्लस के जगह माइनस आ जाता। तो ब्लू कलर से माइनस बनाया है, क्योंकि ब्लू कलर से अगर ये नेगेटिव टर्मिनल होता, ये नेगेटिव छोटा टर्मिनल होता, तो हम E2 को माइनस से छोड़ते तो यहां माइनस आता। यहां माइनस मत लगाना, सावधान इंडिया, यहां प्लस ही आएगा, रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, रेजिस्टेंस ऐड होते हैं इसमें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलेगा भैया मैं तो ऐड होऊंगा, तू माइनस हो रहा तो मैं क्या करूं, मैं तो रेजिस्टेंस हूं, मैं तो ऐड ही होऊंगा। ठीक है, ये याद रखना, मजा आ गया, रिवाइज हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव योर फोकस हियर, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रखो, बिल्कुल फोकस के साथ रिवीजन करो। दिस इज फास्टेस्ट पॉसिबल रिवीजन। हम सारे फॉर्मूले कवर कर रहे हैं, देखो यही चीजें एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, समझ गए, तो प्लस माइनस का फंडा भी समझ गए सारा हम। अब पैरेलल में अगर बैटरीज होती, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, टिंग डिंग, जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब टर्मिनल वोल्टेज इनके, मतलब दोनों कोने जुड़े हुए हैं एक तरह से, टर्मिनल वोल्टेज इनके सेम आ रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज सेम आ रहे हैं। तो भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इसके बदले अगर 1 लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बोलेगा तुम पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना, डिराइव करने में बहुत टाइम लगता है, याद रखना डिराइव करने में बहुत टाइम लगता है।
ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो देखो जैसे यहां पर है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब 1 के बदले उनकी बैटरीज का ई लिख दो। वापस से बताता हूं इसको याद रखने की ट्रिक। व्हाट्स द ट्रिक मैन, व्हाट्स द ट्रिक मैन, व्हाट्स द ट्रिक मैन, व्हाट्स द ट्रिक। इन 1 के बदले इनके ई रख दो, इन 1 के बदले इनकी ई रख दो, टर्मिनल का ध्यान रखते हुए। इन 1 के बदले 1 की जगह ई रख दो। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में 1 के जगह ई रख दो। सर यहाँ R1 में यहां भी ई रखूं क्या? टिंग टिंग। अरे सिर्फ ऊपर वाले, दिमाग लगाओ यार सर, फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं? जो अवेलेबल है वो लगाओ। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, जहां 1 है वहां ई लगा दो। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, ऑसम, मजा आ गया। देखो यही ट्रिक्स एंड टिप्स आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देंगी। हाँ सर ने बताया था 1 के बदले 2 1 तो 2 इक्विवेलेंट, 2 1 तो 2 E1, 2 1 तो 2 E2। ठीक है, मजा आ गया सर, फील आ गया, मजा आ गया। चलो ऑसम। अब जो है हम पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अब पावर की दुनिया में कदम रख लेते हैं रिवीजन में अपन। तो किसी भी डिवाइस से जो पावर होती है दैट इज V इंटू आई। समझ में आई सर? आई कोई सा भी डिवाइस हो, रेजिस्टेंस हो, बैटरी हो, कुछ भी हो, पावर जो वो डिलीवर करता है या कंज्यूम करता है उसका फॉर्मूला V, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उसके थ्रू करंट। एनी डैम डिवाइस इज VI। ठीक है, तो P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। ठीक है ना, सब डिवाइसेस के लिए वैलिड होता है। सर अगर रेजिस्टेंस हो, है ना, रेजिस्टर हो, सर बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। V इक्वल टू IR, पावर इक्वल टू VI, तो I स्क्वायर R। भाई इसके तीनों फॉर्मेट याद रखना। VI रेजिस्टेंस में से V ड्रॉप हो रहा है, I करंट जा रहा है, R उसका रेजिस्टेंस है, तो I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। ये पावर होता है, पावर। ये सारी हीट में उड़ा देता है एनर्जी, है हीट में कन्वर्ट कर देता है सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, रेजिस्टेंस ही है। तो I स्क्वायर R की रेट से, ये रेट है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर, इस रेट से ये पावर लॉस करता है। पावर का यूनिट होता है वाट, वाट नहीं वाट लगा दूंगा तुम्हारी, वाट नहीं वॉट, प्रेम से बोलो वॉट, है ना। तो हीट लॉस इन टाइम टी कितना हो जाएगा? अबे टाइम टी तक किसी रेजिस्टेंस को ऑन कर लिया, गीजर में रेजिस्टेंस लगा होता है, इलेक्ट्रिक केटल में रेजिस्टेंस लगा होता है। गीजर होता है ना जिसमें पानी डालो तो एकदम चिल्ड बर्फ जैसा पानी निकलता है सर। अबे गीजर में उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है, वहां पर रेजिस्टेंस, गीजर में क्या होता है, आप एक बटन चालू करते हो, बटन चालू करने में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। रेजिस्टेंस टाइम टी में I स्क्वायर आर टी की हीट जनरेट कर देता है वो, जिससे पानी गर्म होता है। तो I स्क्वायर आर पावर इंटू टाइम एनर्जी, पावर इंटू टाइम एनर्जी। याद रहेगा सर, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। I स्क्वायर आर V स्क्वायर बाई आर VI, तीनों में से जो लगे वो लगा देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज जो पूछ ली जाती है, इसलिए मैं इसको रिवीजन में कवर कर रहा हूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम। थोड़ा सा फोकस और ज्यादा चाहिए। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम क्या कहता है कि देखो, अगर हम ये बैटरी, रियल बैटरी ले लें, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, E EMF है, और ये मान लो रेजिस्टेंस वेरिएबल है। ऐसे एरो डालने का मतलब होता है वेरिएबल है, बदलता जा रहा है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बदलेगा, इसके अक्रॉस जो पावर ये खा रहा है, जो पावर कंज्यूम कर रहा है, वो चेंज होती जाएगी। तो मैक्सिमम पावर ये कब कंज्यूम करेगा? अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेट से हीट कब जनरेट होगी? जब होगी जब ये लोड रेजिस्टेंस इस R के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब इस महाराज के अक्रॉस सबसे ज्यादा हीट जनरेट हो रही होगी पर यूनिट टाइम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम में कहता है कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हीट जनरेशन मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए सर? समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रेटेड पावर, ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। रेटेड पावर को भी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। रेटेड पावर क्या बोलती है कि कोई एक डिवाइस है, देखो एक एक चीज एनिमेशन के साथ में ला ला के अपन रिवाइज करते हैं। एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है, कभी बल्ब का डब्बा देखना, अगर आपने 100 वॉट का बल्ब खरीदा तो उसमें 2 चीजें होती है लिखी हुई।
एक तो उसकी पावर 100 वॉट और एक उसका वोल्ट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आता है रेटेड पावर पे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो अगेन ईसर लैब डाउनलोड कर लो। रेटेड पावर का एक लेक्चर है, ब्यूटीफुल लेक्चर है रेटेड पावर का, 20 मिनट का लेक्चर है। 20 मिनट में इसके सारे प्रोफाइल, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। अभी रिवाइज कर लेते हैं। 220 वोल्ट 100 वॉट, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस डिवाइस को मैंने 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया तो ये 100 पावर की रेट से कंज्यूम करेगा एनर्जी, मतलब 100 वॉट खर्च करेगा। अगर इसको 220 वोल्ट मैंने लगा दिया, 220 वोल्ट का झटका दे दिया, तो ये 100 वॉट कंज्यूम करेगा। इससे कम वोल्ट लगाई तो फिर पावर भी कम यूज करेगा। ठीक है, तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो, तो इससे क्या करते हैं, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो, तो अगर 100 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V²/P। भाई पावर कितनी होती है, V²/R। ये जो बल्ब है ये एक्चुअली में क्या है, ये रेजिस्टेंस ही तो है, ये रेजिस्टेंस ही तो है एक्चुअली में ये। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, V²/पावर करके इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। V²/पावर करा मतलब ये 484 ओम का रेजिस्टेंस है एक तरह से अभी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जनरली रेटेड पावर में, कई तो सिंपल होते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि यार अगर हमने 220 के बदले मान लो 110 ही लगाया, अगर मान लो हमने 220 के बदले 110 वोल्ट ही लगाया, तो बताओ ये जो बल्ब है ये कितनी पावर खाएगा, ये कितनी पावर खाएगा। तो आधी मत कर देना। उसमें क्या होता है, आप पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। रेजिस्टेंस की वैल्यू 484 जो आपने निकाल ली यहां से, तो आप 484 ओम रख दो। अब R गिवन है, V गिवन है, अब पावर निकालो। समझ गए? तो देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस फिक्स है अभी, जब तक अपन टेम्परेचर का असर नहीं लेते, रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। तो पहले रेटेड पावर में रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। माइनर कंसेप्ट है, लेकिन हम पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन लेक्चर में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। दिस इज अ कंप्लीट रिवीजन लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, सब कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रेटेड पावर जब भी आ जाए तो रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। तो इस बल्ब को रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो, फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो जब भी रेटेड पावर आ जाए और ऐसे वेरिएशन दे दें तो उसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना चाहिए। ऑसम, मजा आ गया। ठीक है, चलो अब जरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आजकल इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जेई और नीट में एक चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो है प्रैक्टिकल फिजिक्स। प्रैक्टिकल फिजिक्स में अगर एक चैप्टर की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और वो है, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक है, तो भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन फोकस बैक टू द स्टडीज। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले अगर अपन देखें एमीटर, वोल्ट मीटर, देन फिर अपन देखें गैल्वेनोमीटर, फिर उसके बाद में गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, एंड देन उसके बाद में फिर गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन। ये पार्ट देखने के बाद में फिर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एमीटर क्या होता है भाई साहब। ठीक है ना, तो एमीटर जो है ऐसे ए सिंबल से डिनोट करता है। ये डिवाइस, इसका इससे को लेना देना नहीं है, ये करंट मेजर करने में काम आता है। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं सर्किट में। जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हो, अपना बीपी के डिवाइस से ब्लड प्रेशर नापते हो, वैसे एमीटर से करंट नापते हो। तो करंट कैसे मेजर करेंगे, कोई सर्किट में हाथ लगा के अच्छा 2 एम्पियर 5 एम्पियर करंट, ऐसा थोड़ी होता है। एमीटर नापता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है उस ब्रांच के साथ में जिसका करंट मेजर करना है। तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आई मेजर करना है, तो इससे भी, तो इसके कान, एक कान से निकल के दूसरे कान से, एक कान से घुस के दूसरे कान से निकल के जो करंट जाता है वो ये नाप लेता है। तो जिस भी ब्रांच में करंट नापना है उसमें इसको सीरीज में चिपका दो। ठीक है, चलिए
आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है। आइडियल जिंदगी में बात करें तो एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, नहीं तो सर्किट को ही चेंज कर देगा। इसलिए आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो रियल जिंदगी में रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए एमीटर का, जितना मिनिमम हम रख सकते हैं, ताकि सर्किट को कम से कम डिस्टर्ब करे। आइडियल जब तक कुछ बोला नहीं जाए तब तक जीरो रेजिस्टेंस मानो। इसका जीरो रेजिस्टेंस माना तो ये कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाएगा। लेकिन रियल जिंदगी में एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो एमीटर में हमें चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस हो। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकली मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, आइडियल उसमें जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीधे सवाल आते हैं यहां से। ठीक है, चलिए अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो एक कान दूसरा कान, दोनों कानों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये मेजर कर लेगा। ठीक है, तो मुझे इस आर के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो मैंने इसको वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। इसको कैसे लगाते हैं? इसको पैरेलल में लगा देते हैं जिधर पोटेंशियल नापना होता है। इन महाराज को पैरेलल में लगा दिया जाता है। पैरेलल में लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला और पोटेंशियल मेजर कर डाला। आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है। आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है ताकि वो कुछ करंट उसके थ्रू पास ना होने दे। पर अगेन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है आइडियल जिंदगी में। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। लार्जर द रेजिस्टेंस बेटर इट इज। तो एमीटर में जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन यार रियल जिंदगी में जीरो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम हो। वोल्ट मीटर में आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, पर इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक सुई लगी होती है, यहां पर एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्ट होती है जितना करंट उसके थ्रू जाता है। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है ये। ठीक है, तो ये जैसे मान लो 0 से 10 मिली एम्पियर का, मिली एम्पियर में करंट नाप रहा है मान लो गैल्वेनोमीटर, 0 से 10 है। तो अगर इसके थ्रू मान लो 3 मिली एम्पियर का करंट गया तो ये 3 पे सुई बता देगा, और इधर से 3 मिली एम्पियर का करंट वापस निकल जाता है। तो ये करंट मेजर करने में, छोटे डिफ्लेक्शन मेजर करने में काम आता है। तो सर एमीटर कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या होगा? गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है, छोटे करंट नापता है। एमीटर बड़े करंट भी नाप सकता है जनरली। तो अब हमको समझना है इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है। देखो, अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही हो इस टॉपिक में, तो भाई आप जो है पूरा ईसरल ऐप में से जाकर, अगर हम बात करें ईसरल ऐप में से जाकर, आप इसके पूरे वीडियो लेक्चर देख लेना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें तो भाई ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके ऊपर आजकल काफी क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलरली एडवांस में हम बात करें तो भाई आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये जो 3 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स हैं इनफैक्ट, यूजिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर सर्किट, कंस्ट्रक्टिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। इन चारों लेक्चर्स में डिटेल में एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये समझा है। इसके बाद आपसे सारे सवाल हो जाएंगे ढंग से कर लिए तो इन लेक्चर्स को। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, सवाल भी काफी सारे करवाए हैं इसमें अपन ने, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सवालों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर वोल्टमीटर में, और आइडियल और रियल वोल्टमीटर कैसे यूज करे जाते हैं। मीटर ब्रिज के लिए मीटर ब्रिज का अलग से लेक्चर है, पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियोमीटर का अलग से लेक्चर। ठीक है, रिवीजन लेक्चर में हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब मैक्सिमम करंट होता है गैल्वेनोमीटर में कितना हो सकता है, राइट? गैल्वेनोमीटर में इतना होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स रिवाइज। वेरी इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा रिवीजन में भी। तो देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें ये तो 10 मिली एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है। मान लो 10 मिली एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है ये।
तो अपन क्या करते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल होती है, तो इसका रेजिस्टेंस है, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस है आर कॉइल, ध्यान से सुनना, इसका रेजिस्टेंस है आर कॉइल, मान लो रेजिस्टेंस है आर कॉइल, सी फॉर कॉइल। तो बेसिकली ये डिफ्लेक्शन बता रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जितना करंट जाएगा ये उतना शो कर देगा। अब मान लो ये 10 मिली एम्पियर है, ये 10 मिली एम्पियर है सपोज करो, लेकिन हम मेजर करना चाहते हैं, मान लो हम कितना मेजर करना चाहते हैं, हम 1000 मिली एम्पियर तक मेजर करना चाहते हैं सपोज करो, विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर, हम 1000 तक मेजर करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसे शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, शंट। हमने चंट काम कर लिया, चंट याद रखने की ट्रिक बताता हूं, चंट काम कर लिया हमने, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, चंट काम कर लिया, हार्डो ये राजस्थानी में चंट, और जगह कहते हैं चंट मतलब शातिर काम, चंट, चंट से आया शंट, तो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया हमने भाई साहब। तो क्या होता है, मुझे कितना मेजर करना है, ध्यान से सुनना इसका कॉन्सेप्ट, 1000 मिली एम्पियर तक, ये महाराज कितना झेल सकते हैं, 10 मिली एम्पियर। तो अगर मुझे यहां पर 1000 मिली एम्पियर भेजना है, अगर 1000 मिली एम्पियर यहां पर हमें भेजना है, 1000 मिली एम्पियर में खेलते हैं अपन, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई साहब 1000 में से 10 तो इधर चल जाए और बचा हुआ 990 इधर से निकल जाए। तो हम यहां पर इसकी इसका जो ये डंडी है, डंडी यहां पर पॉइंट कर जाएगी, और यहाँ 10 9 8 7 ये हटा के हम यहाँ पर नंबरिंग 1000 मिली एम्पियर की कर देंगे, स्टिकर लगा देते हैं हम यहाँ पर 1000 मिली एम्पियर का। तो देखने वाले को लगता है कि भाई साहब 1000 मिली एम्पियर नाप रहा है, वो ये नाप 10 ही रहा होता है, लेकिन हमने क्या चालाकी कर ली, ठीक है भाई साहब तू 10 नाप सकता है ना, तू 10 ही नाप, पर किसी को बताना मत कि ये 10 है, सबको बोलना ये 1000 है। जैसे तेरे कान में से 10 जाए तू तो अपनी डंडी घुमा, मैंने क्या चालाकी कर दी, 10 के बदले 1000 का स्टिकर लगा दिया, मैंने क्या चालाकी कर दी, 10 के बदले 1000 का लगा दिया, और तेरे थ्रू में 10 घुसा रहा हूं, बाकी शंट के थ्रू में 990 घुसा रहा हूं, शंट के थ्रू में 990 घुसा रहा हूं। तो अगर मान लो ये आई होता टोटल करंट, ये आई होता टोटल करंट, ये छोटू करंट आई जी होता गैल्वेनोमीटर से जो जा रहा है, ठीक है ना, या कोयल से जा रहा है, कुछ भी बोल लो, बचा हुआ आई माइनस आई जी इसमें से चले गया, दोनों पैरेलल में है। तो इक्वेशन क्या यूज होती है, इक्वेशन यहां पर यूज होती है आई जी इंटू आर जी या आर सी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर शंट, ये इक्वेशन यहां पे यूज होती है। दैट्स इट। तो आप ये इक्वेशन यूज कर लेना, जितना इधर भेजा ठीक है, बाकी बचा हुआ इधर भेज दिया, और दोनों पैरेलल में हो गए। शंट काम चंट काम कर दिया, चंट काम कर दिया, क्या बात है। इसका लेक्चर देखना बहुत मजा आ जाएगा आपको, ऐसे हंस के लोड हो जाओगे, लोड हो जाओगे हंस के, इतना बढ़िया लेक्चर बनाया था इसका। तो अभी समरी सुन लो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई जी घुसा, आई माइनस आई जी इसमें से घुसा, काम खत्म, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में लगते हैं, और ये तभी ये रियल एमीटर है ये, तो रियल एमीटर का रेजिस्टेंस तभी मिनिमम होता है, देखो क्योंकि दोनों पैरेलल में लगते हैं। एक और ट्रिक, एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करना था जिंदगी में। अब सर मैं तो एग्जाम में भूल जाता हूं कि एमीटर में शंट पैरेलल में लगता है कि सीरीज में लगता है। याद रखने की ट्रिक बताता हूं, एमीटर की जिंदगी का मतलब क्या था, करंट नापना था, कम से कम रेजिस्टेंस रखना था। कम करने के लिए पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में लगाते हैं, सर कम करने के लिए तो पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल में लगा दिया, तो लाइव झिंगा लाला, पैरेलल में लगा डाला तो एमीटर बना डाला, ठीक है। शंट चंट का भाई शंट, याद हो गया सर ये, ठीक है। मजा आ गया सर, फील आ गई, रिवीजन लेक्चर में समझ में आ गया क्या करा हमने। तो इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है ये, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा।
आई जी बोल लो, आई सी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको मैं जी कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब वोल्ट मीटर कैसे बनता है? वोल्ट मीटर सिंपल ऐसे बनता है भाई साहब, हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर में, अब आप देखो हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है वोल्ट मीटर का, तो यहां पर है आर कॉइल, आर कॉइल यहां पर है आर कॉइल, या चलो पहले भी मैं आई सी यूज कर लेते हैं उसको अपन यार, इसको आई सी ही यूज कर लेते हैं, चलो इसको आई सी ही यूज कर लेते हैं, आई सी वर्ड ही यूज कर लेते हैं इसमें, आई सी, ठीक है ना, आई सी ही यूज कर लेते हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहेगी, जी सी सब एक ही बात है वो, ठीक है। तो ये तो मिटा दो, इसको भी और इधर कर दो अपना आई सी, सी फॉर कॉइल, ठीक है, ऑसम, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ यहां पर भी अपन आई सी ही कर देते हैं कि इन महाराज से जा रहा था आई सी। अब क्या होता है इसमें, वोल्ट मीटर बनाने के लिए अपन सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो आर कॉइल और ये आर आप एक न्यू रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है, आर एक अपन ने ऐड कर दिया, यहां पर एक आर न्यू लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना, आर एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया ये, ठीक है। तो अब करंट तो आई सी ही गया, अब ये वोल्टेज नापेगा, जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगी पूरे के अक्रॉस, यहां से यहां तक, क्योंकि पूरा वोल्ट मीटर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां से नापेगा, तो सिंपल कितनी वी नापेगा, आई सी इंटू आर सी प्लस आर न्यू, जो नया रेजिस्टेंस आपने जोड़ा, जो नया रेजिस्टेंस आपने जोड़ा ये उतनी नापेगा यहां पर, अरे भैया, अरे हाँ ठीक है, ये उतनी नापेगा, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आर सी प्लस आर नहीं होता है, आर सी प्लस आर। देखो ये रिवीजन है, जितना समझ में आ रहा है समझ लो, इसमें प्रॉब्लम आ रही है अगर तो पूरा लेक्चर देख लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज इधर से इधर नापता है, सीरीज में इसलिए लगाया, देखो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। वोल्ट मीटर में तो यही चाहते थे हम कि भैया रेजिस्टेंस जितना हो जाए उतना हो जाए, ऑसम, मजा आ गया, ठीक है। चलिए अब जो है अपन रिवाइज करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एडवांस में, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। तो क्या होता है, ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम एक बैटरी लगाते हैं, ओम्स लॉ, अब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की तरफ आ गए अपन, और अब बैटरी लगाई, ये अपना रियोस्टेट लगा दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस आर लगा दिया, यहां पर ये रेजिस्टेंस आर, इसके अक्रॉस हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो रियोस्टेट की मदद से अलग अलग करंट भेजेंगे, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ऐसे सेटअप में क्या होता है, यहां पर रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं। ये ओम्स लॉ वेरीफाई करने का सेटअप है, ये ज्यादा लोग पढ़ाते नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने रिवीजन में भी ले लिया। तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगता है और एमीटर इधर लगता है। तो कई बार तो सीधे सीधे एडवांस में क्वेश्चन आया था कि भैया ये और ये कैसे लगते हैं, 3 बार सेम सवाल आ चुका है, ये 3 टाइम्स सेम क्वेश्चन कि कैसे लगता है, ये सेटअप कैसा होता है। तो यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको चेंज करते जाएंगे तो यहाँ करंट चेंज होता जाएगा, करंट चेंज होता जाएगा, वोल्टेज चेंज होती जाएगी। वी और आई नापो, ग्राफ प्लॉट करो, आई वर्सेस वी वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्लोप आर। तो सेटअप ऐसा होता है उसका, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए, वेरी गुड। नाउ वी इक्वल टू आई आर, स्लोप इक्वल टू आर, ठीक है। नाउ अब अपन जो दोनों मीटर बीच और पोटेंशियोमीटर है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपन अभी रिवाइज नहीं करेंगे, तो यार मीटर बीच और पोटेंशियोमीटर ही करेंगे, पोस्ट ऑफिस पुरानी बात हो गई, तो इसलिए इसको वैसे मैंने पढ़ाया पूरा है पोस्ट ऑफिस, पर पोस्ट ऑफिस को वैसे रिवीजन की जरूरत नहीं है, आ जाए तो पूरे लेक्चर में से देख लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन रिवाइज करेंगे मीटर ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे प्रैक्टिकल अब तो खैर हो ही गए, जिसके प्रैक्टिकल नहीं है उसके लिए तो वैसे भी बेनिफिशियल है, लेकिन जेईई नीट और एडवांस तीनों में इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो मीटर ब्रिज किस पे काम करता है, कैसा सेटअप होता है, पहले सेटअप समझो। तो पहले तो ये मान लो रॉड जैसी अपन ने कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स ले ली बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का तार होता है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का वायर होता है 1 मीटर का, जिसके लिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मीटर ब्रिज, 1 मीटर लॉन्ग वायर। हम क्या करते हैं, और यहाँ स्केल लगा होता है, हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर,
और एक रेजिस्टेंस उधर लगाते हैं x। मीटर ब्रिज से हम इस x को फाइंड करना चाहते हैं। अननोन रेजिस्टेंस होता है x, ये हमें नहीं पता होता है, ये r हमें पता होता है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं अपन, यहां पर अपन एक जॉकी लेते हैं, जॉकी, गैल्वेनोमीटर से अटैच जॉकी, जिसको स्लाइड कर सकते हैं अपन, जिसको स्लाइड कर सकते हैं अपन क्या करते हैं, ठीक है, यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी, तो भाई साहब इस सर्किट में एक सर्किट बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। ये जॉकी को मूव कराते हैं और नल डिफ्लेक्शन नोट करते हैं, नल डिफ्लेक्शन किधर आएगा, जिधर नल डिफ्लेक्शन आता है वहां रोक देते हैं। ये लेंथ मेजर कर लेते हैं अपन L1 L2। देखो यहां पर ये लेंथ हो जाती है L1 मान लो, ठीक है, दिस लेंथ इज L1 और ये हो जाती है 100 माइनस L1 सेंटीमीटर में अगर अपन बात करें तो देखो ऐसा सर्किट बन जाता है। अगर आप इसको सर्किट में ब्रेक करोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। जहां पर नल डिफ्लेक्शन आया वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो जैसे ही वो बैलेंस हो गया तो भाई इसमें जो रिलेशन होल्ड करता है x बाई आर, दिस बाई दिस, x बाई आर या x बाई R1 ले लो, कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू R1 बाई R2 और ये लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं सीधे ही। तो x बाई आर इज L1 बाई 100 माइनस L1। जो लेंथ का रेशियो होता है वही R1 बाई R2 का रेशियो होता है, क्योंकि R इज रो L बाई A। तो चुपचाप क्या करना है आपको एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, यहां से तार को, जॉकी को मूव करो, मूव करो, मूव करो, मूव करो, मूव करो, ओ नल पॉइंट आ गया। जैसे ही नल पॉइंट आता है रोक दो, रीडिंग ले लो और L1 बाई 100 माइनस L1 ले लो, x आ जाएगा क्योंकि R पता है, x आ जाएगा क्योंकि R पता है। तो क्या करना है, सिंपली रिवाइज कर रहे हैं, x बाई आर इज L1 बाई 100 माइनस L1। रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो में रहता है, दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के कॉन्सेप्ट में रहता है, लेंथ के रेशियो में रहता है, रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो में रहता है, राइट। समझ गए सर, मजा आ गया, फील आ गई पूरी की पूरी एकदम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब इसके ऊपर सवाल बनते हैं सिंपल कि ये इतना है तो ये कितना होगा, ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो भाई मीटर ब्रिज में तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज सिंपल सा है, x बाई आर इज L1 बाई 100 माइनस L1, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इसका सेटअप समझ लेते हैं। इसमें तार कितना भी लंबा हो सकता है, जितना अपन चाहें, नॉट नेसेसरीली 1 मीटर हो। बैटरी लगा दी, प्राइमरी बैटरी, और एक रियोस्टेट लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज प्राइमरी बैटरी, ये रियोस्टेट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, नीचे, इसमें नीचे एक, इस तार के नीचे मान लो आप, एक डायग्रामेटिकली नीचे समझ लो, अपन यहां पर एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R निकाल लेते हैं, लगा देते हैं। इसमें हमारा एम क्या है, और अगेन ये जो जॉकी रहती है, ये जो जॉकी रहती है, इसको इस पे तार पे स्लाइड करवाते हैं, इस पे तार पे स्लाइड करवाते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इट्स जैसे रिवीजन लेक्चर, पूरा लेक्चर यार आप ईजर लैब से देख लें पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो E और यहां पर नल पॉइंट आया तो भाई चीजें बैलेंस हो जाती हैं। नल पॉइंट आया मतलब इसमें से करंट नहीं जा रहा है। तो इसका काम क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, इसका जो एप्लीकेशन होता है पोटेंशियोमीटर का, हम बैटरी की ईएमएफ निकाल सकते हैं, हम ये E निकाल सकते हैं, हम जो है ये E निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस E। हम इस E को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इस E को, सिंपल सा लॉजिक है, इस E को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो जैसे ही हमने यहां पर से स्लाइड करवाया, यहां से करंट नहीं जा रहा है, ध्यान से समझना, यहां से करंट नहीं जा रहा है, नल पॉइंट आ चुका है, नल पॉइंट आ चुका है। तो मान लो पूरी लेंथ थी, सपोज करो इसकी जो टोटल लेंथ थी दैट इज L0, इस तार की पूरी लेंथ थी L0, और ये वाली जो लेंथ है दैट इज L1, मान लो पूरी लेंथ थी L0, ये लेंथ थी L1। बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से सुनना। ये पूरा पोटेंशियल L0 लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ध्यान से समझना, ये पूरा EP माइनस जो भी पोटेंशियल है वो L0 लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। E यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो L1 जितना L0 का रेशियो होगा, L1 जो है जितना L0 का रेशियो होगा उतना यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है, मान लो यहां पर पोटेंशियल था 0, सपोज करो यहां पर पोटेंशियल था 0, यहां पर पोटेंशियल है V विच इज EP माइनस IR। तो जितना यहां पर पोटेंशियल आया 0 से V के बीच में, 0 से V के बीच में जितना पोटेंशियल आया वो L0 लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। E जो था उसने कितना लेंथ कैप्चर करा, L1। तो जो रेशियो L1 बाई L0 का होगा, जो रेशियो L1 बाई L0 का होगा वही रेशियो E बाय V का होगा। तो E कितनी आ जाएगी, E विल बी इक्वल टू L1 बाय L0 इंटू V। वापिस से समझना, वेरी सिंपल। V का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितनी लेंथ में हुआ, L0 में हुआ। तो V बाय L0 इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं V बाय L0 इंटू L1, सो दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं कि पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। E कितने में एडजस्ट हो गया, L1 में, तो बस रेशियो मैच हो गया, रेशियो मैच हो गया। मान लो यहाँ पर 100 वोल्ट होता और ये आधा होता, मान लो इस तार की लेंथ का आधा होता तो ये 50 वोल्ट हो जाता, 40% होता तो 40 वोल्ट, 60% होता तो 60 वोल्ट हो जाता। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना रेशियो वो खा रहा है वो उतना रेशियो V का हो जाएगा। E नल पॉइंट आना चाहिए, नल पॉइंट आना चाहिए, एट नल पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज एट नल पॉइंट, नल पॉइंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ दूसरा एप्लीकेशन अगर देखें तो यार अपन बैटरीज की EMF कंपेयर कर सकते हैं। दो बैटरीज लगी हुई है, इनकी EMF अपन कंपेयर कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो भाई दोनों का रेशियो L1 बाय L2 का रेशियो हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, एक बार एक सेटअप लगाया, एक बार दूसरा सेटअप लगाया, एक बार L1 मेजर करी, एक बार L2 मेजर करी, तो दोनों का रेशियो L1 बाय L2 हो जाएगा। तो दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है कि हम दो बैटरीज का EMF कंपेयर कर सकते हैं। जब एक का निकाल सकते हैं तो यहाँ की लगा दो, एक बार एक की लगाओ, एक बार दूसरी की लगाओ और काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो L1 बाई L2। नाउ तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करा जा सकता है इस बैटरी का। इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का फाइंड करा जा सकता है। इसका सेटअप आपको पूरे लेक्चर में से रिवाइज करना पड़ेगा। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। एक बार की को ओपन रखो, नल पॉइंट L1 पे आया, एक बार की को क्लोज करो, नल पॉइंट L2 पे आया। ओपन की के साथ में L1 पे आया, क्लोज की के साथ में L2 पे आया, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R, दैट इज कैपिटल R। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया L1 बाय L2 माइनस 1, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन। ये वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, पर आप इसकी पूरी थ्योरी से समझ जाओगे। ठीक है, तो मेजर जो चीज आपको ध्यान रखनी है पोटेंशियोमीटर में, जो हमने समझा सबसे पहले, वो EMF कैसे निकालते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑसम। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने पूरा रिवीजन कर लिया वन शॉट में, पूरी थ्योरी विद किसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसमें से कम आ रहे हैं, क्या क्या चीज याद रखनी है। सिंपल चैप्टर है, मैं फिर बता रहा हूं, 70% टाइम क्वेश्चन यू बनते हैं इसके। इसका माइंड मैप है, ई-सरल ऐप से इसका माइंड मैप आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रिंट करा लेना। कंबाइंड माइंड मैप मैं बहुत बार बोल चुका हूं, प्रिंट करा के रखो, समय समय पर काम आएंगे। देखो सारे फॉर्मूलेज आपको 1-2 पेज में हर चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए।